भगवान राम माता सीता की शादी इसलिए खराब हुई क्योंकि खराब मुहूर्त में शादी हुई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंडित को एस्ट्रोलॉजर मत समझो। प्रॉब्लम क्या है कि व्हाई स्विच वर्ड्स आर सो फेमस, जो साधु हैं, संत हैं, उनकी कुंडली कभी काम नहीं करती। व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी डू गेट मैरिड? मुझे एक बात बताओ, 7 पुत्र क्यों मरने दिए? भगवान को पैदा होने था तो पहले पुत्र पे पैदा हो जाते। स्वागत है आप सबका बातचीत के एपिसोड 2 में। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक मैथोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और एक टेडेक्स स्पीकर हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो कैसे वर्क करती है हमारी लाइफ के अंदर। स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट का, मिस्टर प्रतुल विशेरा का। थैंक यू प्रणव, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। तो सर, मेरा एक पहला क्वेश्चन है आपसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है? तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा एक काफ़ी टेक्निकल है। मैं इसको जितना इजी हो सकता है उसको उतना इजी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मापदंड के पैरामीटर हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक बात छोटी सी बात लेके चलो कि कुछ लोग टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, कुछ लोग सेल्सियस में नापते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से वो लोग जो हैं, जब वो आकाश में देखते हैं चीज़ों को, या जब भी वो प्लैनेट को मेजर करते हैं, ठीक है, या किसी का साइन मेजर करते हैं, तो वो बहुत ही अलग पद्धति पे चलते हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत अलग पद्धति पे चलते हैं। जैसे कि वो लोग ये मानते हैं कि हम उस दिन मानेंगे कि सन एरीज में आया है जिस दिन दिन और रात हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि वो लोग जो हैं वो सीजन के बेसिस पे चलते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रॉपिकल सिस्टम। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है मोस्टली वो ट्रॉपिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, तो वो सीजन्स के बेस पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे सीज़न पीछे शिफ्ट होते चले जाएंगे, ठीक है, जैसे आपको लगता है कि जैसे गर्मी जो है वो अभी मई और जून में आती है, इससे पहले आना शुरू हो जाएगी, तो बहुत मतलब हज़ारों shift होता सालों के रहेगा। बाद ये हमेशा शिफ्ट होती चली जाती है, Okay. ठीक है। लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, ओके। वो देखता है कि नहीं, अर्थ की एक्सिस कितनी है, ठीक है। मैं स्टार्स को देख रहा हूँ तो स्टार्स की कहाँ पोजीशंस हैं, स्टार्स के रेफरेंस में ये प्लैनेट कितने से कितनी डिग्री मूव किया है, तो वो देखते हैं वो लोग। तो इट इज़ अ मोर एस्ट्रोनॉमिकली करेक्ट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो एस्ट्रोनॉमिकली ज़्यादा करेक्ट है। तो अगर इन सिंपल वे बोलें तो साइंटिफिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज़्यादा करेक्ट है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है, एक तरीके से बात मान के चलो तो उनका जो पूरा सिस्टम है, उनका जो पूरा एल्गोरिदम है, वो बहुत ही बकवास हो चुका है, ओके। ठीक है। पहली बात तो क्योंकि जो उनके मेजर करने के सिस्टम हैं वही गलत हैं। उसके बाद वो हम लोगों की जैसी एस्ट्रोलॉजी को नहीं देख कर चलते। जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी को, वो लोग वैसे यूज़ नहीं करते एस्ट्रोलॉजी को। क्योंकि बात क्या है कि दे कम फ्रॉम अब्राहमिक रिलीजन। अब्राहमिक रिलीजन्स वो होते हैं जैसे कि आपके क्रिश्चियनिटी हो गया और इस्लाम हो गया, जुइज्म हो गया, ये आपके अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, ओके। ठीक है। तो अब्राहमिक रिलीजन्स में क्या है ना कि प्रिडिक्शन करना कि आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं पाप माना गया है। इवन साइंस को पढ़ना भी पाप है। तभी तो गैलीलियो गैली को उन्होंने जेल में डाल दिया था। अच्छा। जब उसने टेलीस्कोप लेकर आकाश में देखना शुरू किया तो उसको जेल में डाल दिया। उसकी आखिरी मौत, उसकी जो मौत हुई जेल में हुई है, हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि ये पाप माना जाता है वहाँ पे। ओके। और आज भी अब क्या है कि वहाँ पे अब हालांकि इतने ऑर्थोडॉक्स अब्राहमिक रिलीजन्स के अंदर इतनी ऑर्थोडॉक्सिसिटी नहीं रही है, बट स्टिल वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी साइंस ओरिएंटेड हो चुके हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, ये सब फालतू की चीज़ है, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना चाहिए, फलाना ढमकाना चमकाना। तो उन लोगों के लिए ना टैबू बन गया। तो वहाँ पे वो प्रेडिक्शंस नहीं करते, ठीक है। इवन इफ यू विल डू द प्रेडिक्शंस, गवर्नमेंट कैन आस्क यू द क्वेश्चन, गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगा सकती है, दे कैन इंक्वायर यू अ लॉट, देयर आर मैनी थिंग्स। तो इसलिए वहाँ पे स्टिल मेरे पास जब भी कोई फॉरेन का बंदा आता है ना, तो वो मैंने बहुत टाइम पहले मैं गूगल पे रिव्यूज़ कहता था कि अगर मेरे क्लाइंट है आप गूगल पे रिव्यूज़ डाल दीजिए, तो कभी अपनी ओरिजिनल आईडी से रिव्यू नहीं डालते थे। कहते थे वी डोंट वांट टू टेल एनीवन दैट वी टेक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस, क्योंकि उनके लिए वो टैबू है। अच्छा। बोले कि अगर हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेंगे तो लोग हमको यहाँ पे रिग्रेसिव समझेंगे, ओह। क्योंकि दे आर वेरी साइंस ओरिएंटेड हाँ, हाँ, पीपल। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को ना सूडो साइंस माना जाता है। अंधविश्वास। हाँ, अंधविश्वास है, ठीक है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि प्लैनेट्स हमारे
लाइफ में या ये जीवन में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकते, हाँ। क्योंकि दे कैन नॉट सी इट। ठीक है, अब बात ये आती है, यहीं से क्वेश्चन और निकलता है कि वाकई में डालते भी हैं या नहीं डालते प्लैनेट्स। तो मेरा मानना ये है कि भाई, जिस देश को आज से 2000 साल पहले ये नहीं पता था कि धरती गोल है कि फ्लैट है, हाँ। और उस समय पे हमको पता था कि धरती गोल तो है ही है, और वो अपनी धुरी भी, उसकी जो धुरी है, उसकी जो एक्सिस है, वो भी कितने डिग्री टिल्टेड है, ये भी हमको पता था। ठीक है, तो बाबू तुम कहीं से क्वालिफाई नहीं हो हम लोग का लेवल मैच करने के लिए। अच्छा। ठीक है, तो तुमको 2000 साल पहले कुछ पता ही नहीं था, तो तुमको लग रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज यू हैव बिकम द सुप्रीम पावर इन द होल वर्ल्ड, दैट्स व्हाई यू फील दैट यू आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती, सूर्य जो है वो उन लोगों के चक्कर लगाता है। ठीक है, देयर इज अ सेइंग इन द इंग्लिश दैट सन डजंट रिवॉल्व अराउंड यू। इसका मतलब दुनिया तुम्हारी तरफ ही नहीं घूमती है, तुम्हारे चारों तरफ ही दुनिया नहीं घूमती है। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि एवरीथिंग सिर्फ हम ही बनाते हैं, हम ही कुछ नया ईजाद करते हैं। ठीक है, तो बाकी जो लोग हैं, इंडिया दिस इज़ द कंट्री ऑफ अ सर्पेंट्स, यहाँ तो सिर्फ नाग वाले होते हैं। ठीक है, गोबर पड़ा रहता है रोडों पे, तो ये बहुत रिग्रेसिव कंट्री है, तो ये कुछ बना नहीं सकते। भाई तुम देखो तो हमने 2000 साल पहले हमारे पास प्रूफ्स हैं कि धरती की एक्सिस कितने डिग्री टिल्टेड थी। तुमको यही नहीं पता था कि धरती गोल है कि धरती फ्लैट है, तो तुम बाबू बहुत पीछे थे हमसे। तो तुम्हारी अभी भी ऐसे तुम्हारी औकात है नहीं कि जो तुम क्वेश्चन करो कि वाकई में इफेक्ट करती है कि नहीं करती, जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट सी इट। ये वैसी वाली बात है कि एक कारपेंटर जो है वो कंप्यूटर की चिपसेट को नहीं समझ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर का चिपसेट जो है वो खराब है या वो काम नहीं करता। ठीक है, एंड मैं इसके बाद एक बहुत ही ऑसम चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एंड दिस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड पॉइंट। नेचर का अपना एक रूल है, जो भी कोई चीज़ काम नहीं करती है ना ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है, वो चीज़ अपने आप विलुप्त हो जाती है। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई एक इंस्ट्रूमेंट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। ठीक है, क्या तुमको पता है कि राजा महाराजाओं की जो लालटेन जलती थी रात को ऑटोमेटिकली कैसे जलती थी? पता है तुमको? नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसका यूज़ नहीं हो रहा, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, क्या तुमको पता है कि आज से 2000 मतलब आज से 500 साल पहले, ठीक है, कोई भी अगर पत्थर काटा जाता था तो विदाउट ड्रिल मशीन के कैसे उसको एकदम गोलाकार दे दिया जाता था? क्या तुम जानते हो उस प्रोसेस को? नहीं जानते। और ऐसे ना जाने कितनी विंटेज चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते उनके बारे में? हम इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो विलुप्त हो चुकी है, अब उनका यूज़ नहीं है। ठीक है, तो क्या तुमको मोर्स कोड लिखना आता है? मोर्स कोड इज अ लैंग्वेज ऑफ अ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो डॉट्स एंड लाइंस में मोर्स कोड होता है। ठीक है, ये बेसिकली स्पाई यूज किया करते थे। ठीक है, टाइम पर। हाँ, आज भी यूज करते हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी मोर्स कोड चलता था। अच्छा। ठीक है, जो एक दूसरे को सिग्नल्स भेजे जाते थे वॉर के टाइम में, वो मोर्स कोड से भेजा जाता है, और आज भी मोर्स कोड यूज होता है। लेकिन क्या तुमको पता है कि क्यों यूज हो? वो तुमको आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हारा यूज नहीं है। है ना? और मे बी आने वाले शायद 50 साल के बाद बिल्कुल ही खत्म हो चुका होगा। ठीक है, जैसे सब खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूज खत्म हो रहा है उसका। ठीक है ना? पहले एक टैबलेट आती थी जिसकी बेसिस पे आप कैलकुलेट करते थे। एक क्ले टैबलेट आती थी, आपने बच्चों के खिलौने देखे जिसमें एक रॉड बनी होती है, रॉड में कुछ कुछ गोले डले हुए होते हैं। नहीं, मेरे को याद नहीं है वैसे। याद ही नहीं ना? हाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुम पैदा हुए ना तब तक कैलकुलेटर्स आ चुके थे। हाँ, समझ गया। वो विलुप्त हो गई। देखा, दिस इज द रीजन। तो जब कोई चीज़ काम नहीं करती है ना तो वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और तुम सोचो, जिस टाइम पे कोई मीडिया नहीं था, जिस टाइम पर कुछ भी कोई मीडिया नहीं था, कोई अखबार नहीं थे, कुछ नहीं थे, उस टाइम से वैदिक एस्ट्रोलॉजी अभी तक चली आ रही है। इतने सारे हमारे देश के ऊपर वो हो गए, वॉर हो गए। ठीक है, इतने सारे इन्वेजन्स हो चुके हैं हमारे देश के ऊपर। उसके बाद जिसमें कि नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी, विच वॉज द लाइब्रेरी फॉर अस, अपने सारे ग्रंथों को जला दिया, सब कुछ जला दिया। उसके बाद भी सरवाइव कर रही है आज तक। तो इसका मतलब
2000 साल से 2000 साल में जितने लोग पैदा हुए सब चूतिया थे क्या? 2000 साल पहले अगर जो चीज लिखी गई है वो आज तक चल रही है तो कुछ तो है, तो कुछ तो है कुछ तो है। जो आज तक चल रही है। गॉट इट। भाई मटका है, मटका 2000 साल पहले भी चलता था और आज भी चलता है, हाँ, क्योंकि कुछ तो है ना मटके में समझ गया। जो चल रहा है। हाँ, गॉट इट, गॉट इट। और एक मेरा दूसरा सवाल है, ये जो स्विच वर्ड है आजकल, जो आजकल बहुत काफ़ी ट्रेंड में है कि ये वर्ड बोलो पैसा आ जाएगा, ये वर्ड बोलो तुम्हारी हेल्थ ठीक हो जाएगी, रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? तो मैं इस कह रहा बताता हूँ। हाँ, एक बंदा है जेम्स टी मैंगन, ओके, ठीक है, मे बी मैंने उसका मैंगन वर्ड बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया होगा, बट एक बंदा है, ठीक है, जेम्स मैंगन करके बंदा है। तो इसने इंडिया का ही कॉन्सेप्ट देखा कि भाई भारत में किसी भी चीज़ की रेमेडी दी जाती है तो उसको यही बोला जाता है कि आप ये मंत्र पढ़ना या ये ऐसा ऐसा कुछ शब्द पढ़ना और आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, ये आपकी लाइफ थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाएगी। उसने सेम कॉन्सेप्ट वो वहाँ लेकर गया। अब लोगों को संस्कृत तो पढ़ा नहीं सकता, ठीक है, तो उसने सेम कॉन्सेप्ट लिया और उसने उसमें स्विच वर्ड बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। स्विच वर्ड इज लाइक अ मंत्र, ठीक है, ओके। बट सुनो, जेम्स मैंगन जो है वो बहुत बेवकूफ़ आदमी है, ठीक है। मतलब ये एस्ट्रोलॉजर थे? एस्ट्रोलॉजर भी नहीं था ये, ठीक है। ये क्या था मैं तुमको बता रहा हूँ। ये वो बंदा है जिसने यूएन को जाकर ये बोला है कि ये जितना भी आकाश है, जो भी पूरा यूनिवर्स है एक्सेप्ट अर्थ, इस पे मेरा अधिकार है। और सेलेस्टिया नाम का इसने एक देश बनाया। ये एग्जिस्ट नहीं करता देश, कहीं एग्जिस्ट कोई वो नहीं है इसका, अच्छा। कोई लैंड नहीं है इसके पास, बट ये बोल रहा है कि जो बाहर का यूनिवर्स है ये सेलेस्टिया देश है और इस देश का राजा मैं हूँ, ठीक है। और उसने झंडा भी बनाया और उसने कहा कि मुझे यूएन में शामिल करो, ठीक है। और उसने कहा कि एस्ट्रोनॉट्स ऐसे नहीं जा सकते हैं आसमान में, उनको पासपोर्ट चाहिए होगा मेरे देश का जिसका नाम सेलेस्टिया है। इतना बेवकूफ़ और निहायती डम्ब आदमी था। तो मतलब इसका PhD वो था क्या, मतलब इसका सोच क्या रहा था ये, मतलब ये काम कर रहा है? तो ये इतना बेवकूफ़ आदमी है। हाँ। इस आदमी ने किताब लिखी थी द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग। ओके। उस किताब के अंदर इसने बताया है कि ये स्विच वर्ड्स हैं और इन स्विच वर्ड से आपकी लाइफ ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगी, ठीक है। वहां से स्विच वर्ड्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है और उसके बाद लोगों ने अपनी अपनी उसमें थ्योरी लगा के उसको और ही खिचड़ी बना के, मतलब ऑलरेडी एक बहुत ही गोबर जैसी चीज़ पे और ही उसको खिचड़ी बना के लोग अब सब अपने अपने नाम पे परोस रहे हैं। कोई कॉर्नवल एलेक्सा के नाम पे परोस रहा है तो कोई एलेक्सा के नाम पे परोस रहा है, ये सब चल रहा है। तो स्विच वर्ड की हिस्ट्री ही इतनी ही खराब है। तुम सोचो जिस बंदे को यूएन वालों ने कभी रिप्लाई तक नहीं किया, यूएन वालों ने सोचा इस बंदे को क्या रिप्लाई करेंगे हम, भाई पागल हो गया है इसने। मतलब वैक्यूम पे जिसमें कुछ नहीं होता है उस पे अपना अधिकार जमा रहा है। तो मतलब ये एकदम फेक है, मतलब कोई यूजलेस है। यूजलेस है, इट्स अ यूजलेस थिंग। उसने बस कॉन्सेप्ट देखा कॉपी करने की, वो है ना, नकल के लिए अकल चाहिए होती है। हाँ। ठीक है, तो नकल तो उसने इंडिया से करने की स्टार्ट करी लेकिन कर नहीं पाया, अकल नहीं थी। क्योंकि अगर आप हमारे मंत्र की बात करोगे तो मंत्र का पूरा शास्त्र है। मंत्र अगर कोई भी पंडित बनाएगा, आज भी बनाएगा, तो उसके प्रॉपर मैकेनिज्म है, ठीक है, कि ये चीजें होंगी, ये चीजों का इसका ये छंद होगा, ये इसका मीटर होगा, ये सब चीजें उसमें होंगी, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, इसकी क्या चीजें आएंगी, और वो बहुत सारे टेबल्स हैं जिसके थ्रू वो वेरीफाई किया जाएगा, तब जाके बोला जाएगा कि ये मंत्र यूज करने के लायक है। मुंह उठा के ऐसे ही नहीं बोल देंगे। अब प्रणव का मतलब क्या होता है? प्रणव का मतलब होता है विच इज लवली, लिटिल, लव से रिलेटेड। अब प्रणव करने लगेंगे तो मेरे जीवन में प्यार आ जाएगा क्या है? अब किसी का नाम लखपति होगा तो उसके जीवन में लाख रुपए आ जाएंगे क्या? तो मतलब ये एकदम ये बेवकूफ वाली चीज है, बेवकूफ वाली चीज है। प्रॉब्लम क्या है कि व्हाई स्विच वर्ड्स आर सो फेमस? हाँ, द थिंग इज पीपल नीड इजी रेमेडीज फॉर देयर मोस्ट क्विक सॉल्यूशन। दे नीड द क्विक सॉल्यूशन, क्विक फिक्स। हाँ, अपन को चाहिए 2 मिनट मैगी, ठीक है, वो भी नहीं बनती 2 मिनट। हाँ, मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे छोटी चीज से सॉल्व हो जाए। हाँ, ठीक है, ये दिक्कत है लोगों में। तुम लोगों को ये बोलो बैठ के कि एक काम करो, तुम सिर्फ 40 दिन, ठीक है, पैदल पैदल जाओ, जाके तुम
किसी शिव भगवान के मंदिर पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाना, लोट लोट के 40 दिन तक जाओगे, अरे भाई ये हमसे नहीं होगा। लेकिन तुम उनको बोलो स्विच वर्ड कर ले, हाँ ये कर लेंगे, बैठे बैठे कर लेंगे, चैट कर लो। बैठे बैठे कर लेंगे। तुम उनको बोलो कि दाल बहा दो, दाल बहा देंगे। तुम बोलो ये फलाना कर दो, वो कर देंगे। पेपर पे ये लिख के जला दो, वो जला देंगे। तो इजी काम दे दो इन लोगों को, तो ये तो कर लेंगे। अदरवाइज, वरना तुम एक बात देखो, सिंपल, अगर तुम हिंदुइज्म में आओगे तो कभी तुमने देखा कोई इजी रेमेडी? पूरे दिन के लिए व्रत रखो। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग जो आप लोगों ने अपनी फैमिली में करते हो, किसी को देखा होगा, ठीक है? व्रत कर लो, ये सबसे इजी है, ठीक है? एटलीस्ट में फिर भी पूरा दिन चाहिए। आप सोचो, इन लोगों के लिए क्या बस 2 मिनट की रेमेडी दे दो, या वो भी ना करना पड़े तो रत्न दे दो, हम रत्न पहन लेंगे, थैनोस बन के डोलेंगे हम, ठीक है? और हमारे पास काम। तो बेसिकली क्या, दे वांट समथिंग कि जिसमें उनको मेहनत ना करनी पड़े और उनकी लाइफ ठीक हो जाए। ये वो वाली बात है कि भाई मैं तो बर्गर खाता रहूंगा, ठीक है, बस मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं पतला हो जाऊं। मतलब बेकार है सर, इलॉजिकल है, इट्स कंप्लीट इलॉजिकल। आप देखो सावन चल रहा है, मतलब सावन आने वाला है, ठीक है, बारिश तो ऐसे ही आ चुकी है, ठीक है? आप देखो तो क्या है, कांवड़ यात्रा शुरू होगी, ठीक है? कांवड़ यात्रा में दैट्स अ रेमेडी ना, लोग जाते हैं गंगा का जल लेकर आते हैं, शिव जी पे चढ़ाते हैं। चढ़ाने के लिए वो बगल का पानी भी चढ़ा सकते थे, ठीक है? लेकिन फिर भी वो इंसान क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो अपना डिवोशन साबित करना चाहता है कि मैं इतना तत्पर हूं, मैं इतना आपके लिए भक्तिपूर्ण हूं कि मैं गंगा जाके पानी लेके आऊंगा, तब आपके ऊपर चढ़ाऊंगा। लोग तो हमारे रिलीजन में, हिंदुइज्म में कोई इजी रेमेडी है नहीं एक्चुअल में, ठीक है? कोई इजी रेमेडी नहीं है। वरना आप देखो, आप मुझे एक ऐसी चीज बताओ, एक ऐसा वाक्य बताओ पूरे किसी पुराण या किसी उपनिषद में से निकाल के, जिसमें हो कि भाई बस इसने क्या था, एक आम खाया, एक आम खा के ये बहुत करोड़पति बन गया। कुबेर ने तपस्या करी, कुबेर राक्षस है वो, उसने तपस्या करी, सालों साल तपस्या करी, तब जाके ब्रह्मदेव का वरदान मिल रहा है, तब जाके शिव जी का वरदान मिल रहा है, तब जाके उनकी लाइफ चेंज हो रही है। भाई सालों साल तपस्या कर रहे हैं, और तुम यहाँ पे चाहते हो एक स्विच वर्ड से काम हो जाए बस। तो बेवकूफ लोग, एस्ट्रोलॉजर्स को पता है कि इनको ये चीजें दो, ये बेवकूफ बनेंगे। अब इसमें पता क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं कॉन्वलेक्सा कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब मेरे को गूगल पे ही 10 रुपए का रिफंड आ गया, कैशबैक आ गया, अरे पैसा तो काम कर रहा है, काम तो कर रहा है यार, काम तो कर रहा है यार ये। तो बेवकूफ है लोग। अगर कहीं कोइंसिडेंट हो जाता है तो अगेन शुरू हो जाते हैं। अरे भाई अगर ऐसा होता ही तो ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, कॉन्वलेक्सा काम कर रहा है, भाई आप उठाओ, पूरी दुनिया में बांट दो, गरीबी खत्म, अफ्रीका में गरीबी खत्म, सब चीज में गरीबी खत्म, हर देश अमीर है। क्यों फिर इतनी टेंशन लेनी है सर पे? फिर लोग इतनी पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? फिर इतने फाइनेंशियल एनालिस्ट क्यों बैठे हुए हैं? स्टॉक मार्केट वाले आज ही उठा लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक अपने बदन के हर कोने में कॉन्वलेक्सा चिपकवा लेंगे, वो टैटू बनवा लेंगे। करो, किसने रोका था? फिर जाओ कर लो। तो ये कि ये सब क्या है, जब मीडिया है ये इसलिए चीज़ें बाहर आ रही हैं, अदरवाइज ये अभी बस 50 साल पहले शुरू होने का चुतियाप है और कुछ है नहीं। ये स्विच वर्ड अभी वायरल हुआ है, मतलब पहले तो कुछ मैंने ऐसा देखा नहीं। पहले चलते थे। जिस देखो क्या होता है ना कि किसी अज्ञानी ने किसी दूसरे अज्ञानी जेम्स मंगेन की किताब अगर पढ़ ली तो उसको स्विच वर्ड्स थोड़े पता पड़ जाते थे, ठीक है? और तो वो लोग देते थे। स्विच वर्ड्स पहले भी चलते थे बट इतने फेमस नहीं थे जितने अब हो गए हैं, क्योंकि रील्स और इन सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस लोगों के लिए हो गए। और इसलिए फेमस हो रहे हैं क्योंकि लोगों के लिए ईजी है करना। बात क्या है ना कि अब जो कमिंग जनरेशन आ रही है वो तो हमसे ज़्यादा आलसी है ना, वो और आलसी होती जा रही है। हमारी मम्मियाँ तो शायद फिर भी व्रत रख लेंगी, हम लोग व्रत भी नहीं रखेंगे, लेकिन वो लोग तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। वो तो बस चाहते हैं बेड पे पड़े पड़े, हाँ बेड पे पड़े पड़े पाद भी दे तो भी उनके काम बन जाए। यही है, यही चाहते हैं वो। एक बात थी, ये जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं क्या ये हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं? देखो डेफिनेटली यार कंट्रोल करते हैं, ठीक है? मतलब अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बिल्कुल कंट्रोल करते हैं। अब जैसे जुपिटर है, जुपिटर को हम बोलते हैं कि ये बृहस्पति है, यानी गुरु प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा बेनिफिक है। बेनिफिक मतलब ये कि गुरु जहाँ भी बैठता है चीज़ों को बचा लेता है। अच्छा, ठीक है? तो एक बात सोचो, तुमको पता है वही ना कि इसके लिए साइंस पढ़नी पड़ती है।
पढ़ी नहीं जाती लोगों से उतनी। जुपिटर की वजह से ही, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। जुपिटर का इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण, उसकी ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा तगड़ा है, उसकी वजह से ही बहुत सारे मीटियर्स, बहुत सारे कमिट्स, मार्स और जुपिटर के बीच में एक पूरी एक बेल्ट चलती है, ठीक है। और उसके अंदर सारे एस्ट्रॉइड्स भरे पड़े हुए हैं, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोराइट्स उसमें भरे पड़े हैं, वो पूरी बेल्ट है एक, ठीक है। कभी आपने साइंस की किताब पढ़ी होगी 7th 8th 9th 10th में जो आती थी, कभी देखना मार्स और जुपिटर के बीच में एक रॉकी बेल्ट दिखाई देंगे जिसमें टुकड़े 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 होकर पड़े हुए हैं, ठीक है। वो एस्ट्रॉइड्स अर्थ के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल हैं, ठीक है, उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आप जाओ पढ़ो, उसमें मेरी तरफ से कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है ये, ठीक है। एंड यू विल फाइंड दैट बिकॉज ऑफ द जुपिटर ओनली वो बेल्ट जो है वो स्टेबल है, वो रॉक अपने ही एक्सेस से बाहर नहीं निकलते, और अगर जुपिटर वहां पे ना हो तो वो रॉक्स बाहर निकल जाएंगे और अर्थ कब की तबाह हो चुकी होती, ठीक है। तो अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो जुपिटर स्टिल अर्थ को बचा रहा है, ठीक है। एंड दैट द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी कि जुपिटर जो है वो बेनिफिक है, वो चीज़ों को बचाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत चीज़ें पड़ती हैं, और एक पड़ता कैसे है वो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये प्लैनेट्स आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ नेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो किसी लड़की को, देखो बहुत सी लड़कियों को दिक्कत है कि भाई मेरा जो बॉयफ्रेंड हो, मेरा जो हस्बैंड हो, मुझसे छोटा ना हो, लंबा ज़रूर हो, ठीक है। क्या लंबाई से कोई फ़र्क पड़ेगा रिलेशन पे, या किसी के अच्छे या बुरे होने पे? नहीं पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन फिर भी उनका ये थॉट है, और ये लोग चेंज नहीं कर पा रही हैं वो ये थॉट, ठीक है। क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो इसी, क्योंकि वो इनहेरेंट नेचर है, और इसी इनहेरेंट नेचर को कुंडली दिखलाती है। जैसे कि अगर मुझे कुंडली में दिखता है कि भाई इस इंसान की मोरल वैल्यू भी बहुत कमज़ोर है और इसकी सेक्सुअल एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो हाँ, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये चीट कर सकता है, क्योंकि इनहेरेंट नेचर है। मैं ये नहीं कहूँगा ये तो करेगा ही करेगा, मतलब अंदाज़ा कुछ, हाँ, ठीक है। मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि हाँ, इसके ज़्यादा चांसेस है कि चीट कर, ठीक है। अगर मुझे देखा बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन है, भाई 99% चांसेस हैं, दिख रहे हैं कि ये करेगा ही, तो उसमें हम कहेंगे अरे ये तो करेगा ही। तो जो बेसिकली प्रेडिक्शंस आती है वो हमेशा इनहेरेंट नेचर से आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब शास्त्रों में ये भी बात बोली गई है कि जो साधु हैं, संत हैं, उनकी कुंडली कभी काम नहीं करती है ना। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि साधु और संतों ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। जो असली में साधु है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि तुम हरिद्वार पहुंच गए और तुम साधु बन गए, वाली बात नहीं। जो वाकई में साधु हैं, जो वाकई में संत हैं, ठीक है, उसने क्या है ना, आप उसको सोना दोगे, क्या वो लालच करेगा सोने का? नहीं करेगा। क्या आप उसको वहां पे जाके वैसे एकदम ऐसे नाचने लगेगी तो जाके वो लालच करेगा? क्या नहीं करेगा। तो आप उसको मोह में नहीं डाल सकते, आप उसको लालच में नहीं डाल सकते, आप उसके अंदर कोई भी एक ऐसा इमोशन पैदा नहीं कर सकते जो वो नहीं चाहता है पैदा होना अपने मन में। तो उनका मन अपने कंट्रोल में। तो जिन लोगों का मन अपने कंट्रोल में है, जिन लोगों की इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जिन लोगों की इमोशनल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, जिनका मन, उनको पता है कि यू कैन नॉट मेक मी फूल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस एक कुत्ता आया, ठीक है, बहुत छोटा सा क्यूट सा पिल्ला आया और तुम एकदम पिघल गए और उसी के बदले में तुमने जायदाद दे दी अपनी। आई मीन टू से, मतलब किसी भी तरीके से आप इमोशनली अगर मैनिपुलेट नहीं हो सकते तो आप ये कह सकते हो कि बहुत हद तक आपने अपने प्लैनेट्स को डिफाई कर दिया, क्योंकि नाउ यू हैव अचीव दैट स्टेटस कि आपके इमोशंस अब आपके कंट्रोल में है, तभी प्लैनेट्स काम नहीं कर सकते। किस हद तक एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट होती है, इसका कुछ है? देखो, एस्ट्रोलॉजी हमेशा एक्यूरेट होती है, ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ह्यूमन है, ह्यूमन की अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कई बार गलत होता है भाई, जैसे साइंटिस्ट हैं हमारे, वो गलत होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं, मतलब एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर गलत होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस रेट कितना है,
ठीक है, अब जैसे अगर हम इसरो की बात करते हैं, नासा की बात करते हैं, इनके भी अपने प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं। मेडिकल में भी लोगों की चीज़ें फेल होती हैं भाई। सर्जन हर एक इंसान को नहीं बचा पाता, ठीक है, बहुत सारे केसेस बचा सकता है, बहुत नहीं बचा, बट स्टिल हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि बच जाएगा। करेक्ट, पता है कि भाई कैंसर है, तो फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें होप है कि हाँ मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि बच जाएगा, ठीक है। तो इन द सेम वे एस्ट्रोलॉजी अगर गलत होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50-50% सही भी हो सकती है, 50% गलत भी हो सकती है, नहीं। एस्ट्रोलॉजर की फिर सक्सेस रेट 90+ होनी चाहिए कि भाई हाँ, अगर उसके पास 100 केसेस आते हैं तो 100 केसेस में 90 केसेस में वो सही प्रेडिक्शन दे देता है, 10 केसेस में वो गलत भी हो जाता है। तो अगर आपकी 90+ एक्यूरेसी है, 90+ अगर आपका अच्छा सक्सेस रेट है, तो आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी गुड एज एन एस्ट्रोलॉजर। तो मींस एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट है, जो कर रहा है उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होना चाहिए। उसका सक्सेस रेट कितना है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितनी चीज़ ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा अच्छे से एस्ट्रोलॉजी अच्छे गुरु के अंडर सीखी होगी तो अच्छी एस्ट्रोलॉजी करता होगा, ऐसा नहीं। और लाइफ के अगर हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड हो सकता है। मेरे हिसाब से लाइफ के जो मेजर डिसीजंस हैं, जैसे भाई शादी, ठीक है, तुम नया बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है, बच्चा हो रहा है या हो गया है बच्चा, या प्लान कर रहे हो, तो तुम बात करो। ये 2 से 3 जो चीज़ें हैं, करियर क्या डिसाइड करना है उसके लिए तुम गाइडेंस ले सकती हो। ये 3-4 चीज़ों के अलावा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाइफ में आपको डिसाइड करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, सर क्रेटा मेरे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी कि मेरे लिए वो ब्रेजा अच्छी रहेगी, है ना, मेरी राशि के साथ से बता निकलना जो पसंद है वो ले ले। तो उसमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि क्या है, कौन सा कलर पहनूं, कौन सा नहीं पहनूं, लोग कितने काला मत पहनना, काले से तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नथिंग ब्रो, इतना मत सोचो। मैं खुद काला पहन के आया हूँ, तो मतलब इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार। ये ना बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे एक बात आता है, नींबू खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तेरे को कल को कैंसर हो जाएगा तो नींबू खा के बचा लेगा अपनी इम्यूनिटी, या अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करके कैंसर को ठीक कर देगा? तू नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। तो ये नींबू खाने से भाई डेफिनेटली आपको हेल्प होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही सब कुछ है। कल को अगर तुम्हें मलेरिया हो गया तो नींबू खा के ठीक करोगे क्या खुद को? कि दवाइयाँ खा के ठीक करोगे? समझ गया। तो ये इतने निचले लेवल की चीज़ें हैं कि तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो। अरे भाई, बिल गेट्स से पूछा किसी ने कि तू काला पहनता है कि नहीं पहनता? सारे फॉरेनर्स देखो, जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है सब में ब्लैक कोट ही पहन के जाते हैं। ब्लैक, नेवी ब्लू, ब्लैक या नेवी ब्लू, और कलर क्या है उनके पास? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है, ब्लैक कोट पहनता है। गाड़ी काली, सब कुछ काला भाई, बॉडी गार्ड्स तक काले। कितना काला पहनते हैं वो लोग। तो मतलब इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको पढ़ा उसको क्या नहीं पढ़ा है ना, वर्ल्ड में सबसे सुप्रीम पावर। तो ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं कि तुम काला मत पहनना, ये मत पहनना। अरे कृष्ण जी की स्किन काली थी भाई, तो बालों को फिर करवा लो एकदम ब्लू, नारंगी कलर के करवाओ और तोता बन के चलो रोड पे। किसने बोला? तो शायद पता लगते हैं कुंडली देखकर कि लकी है या लकी है, ऐसा कुछ। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, अच्छा, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, तुम्हारे लिए सब कुछ लकी है। ओके, अदरवाइज सब अनलकी है। और ये शादी करते वक्त ये कुंडली मिलाते हैं, अगर ना मिलाएं तो? दिस नाइस क्वेश्चन। देख भाई, शादी के टाइम पे अगर आप कुंडली नहीं मिला रहे हो तो ये जुआ है। हाँ, शादी तो है एक जुआ। आपने और बड़ा रिस्क ले लिया है। अच्छी भी हो सकती है शादी, बुरी भी हो सकती है शादी, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है कि बहुत से लोग बोलेंगे हमने तो मिलवाई थी कुंडली, ठीक है, 36 में से हमारे 34 गुण मिल रहे थे, फिर भी हमारी शादी कितनी खराब है, डिवोर्स हो गया मेरा। तो लोग ये बोलेंगे, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता कि गुण मिलान मैच मेकिंग नहीं है। गुण मिलान का कोई रिलेशन नहीं है भाई मैच मेकिंग से। तो फिर गुण मिलान जो है ये बहुत ही क्रूड वे है मैच मेकिंग करने का, ठीक है। साउथ इंडिया में जाओ, कोई गुण मिलान नहीं होता वहाँ पे। साउथ इंडिया में मैरिजेस में गुण नहीं देखे जाते भाई। ईस्ट इंडिया में जाओ, वहाँ पे भी नहीं गुण नहीं देखे जाते। वहाँ पे अलग तरीके से मैच मेकिंग होती है, वहाँ पे अलग पैरामीटर्स है मैच मेकिंग करने के, ठीक है।
एक कुंडली कोई एक मेन फैक्टर नहीं है कि वो यूज करा ही जाए उसके नहीं बिना कुंडली है, लेकिन है। जो गुण मिलान है, अच्छा कुंडली से ही मैच मेकिंग होगी हमेशा, ओके लेकिन जो गुण मिलान है, गुण मिलान इज नॉट अ राइट सिस्टम टू डू द मैच मेकिंग। क्योंकि 36 के 36 गुण हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि 36 में आपके 34 गुण आ रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, और हाँ। ऐसा भी नहीं कि 36 में से आपके 10 गुण मिल रहे हैं तो आपकी बहुत खराब कंपैटिबिलिटी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही क्रूड और वेग सिस्टम था जो आज से बहुत सालों पहले यूज किया जाता था, अभी इसको नहीं यूज कर सकते। आप कभी भी देखो, जिस समय क्या डेट ऑफ बर्थ है बताओ? मेरी 26/10/2000 26/10/2000, ठीक है। मान के चलो गर्लफ्रेंड की डेट है 25 मार्च 2002। 25 मार्च 2002 को पैदा हुई है, ठीक है। तेरे गुण और उसके गुण मिलते हैं, मान के चल ले 36 में से 24, ठीक है। 25 मार्च 2002 को जितनी लड़कियां पैदा हुई होंगी, हाँ उन सारी लड़कियों के साथ मेरे पूरे गुण देश में मिल जाएंगे। उतने ही गुण मिलेंगे, हाँ 36 में से 24। ओके तो अगर मान के चल 10,000 लड़कियां भी पैदा होती हैं हाँ उस डेट पे, उस ईयर के उस मंथ में, हाँ 10,000 लड़कियों के साथ तेरी इनकम्पैटिबिलिटी होगी, या 10,000 लड़कियों के साथ तो कंपैटिबल हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना ब्रो। प्रैक्टिकली सोच के इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 10,000 लोगों के साथ मेरी इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए। 10 में से यार इतना बुरा आदमी नहीं होना कि 1,000 लोगों के साथ तो मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। अब जैसे नाड़ी बोल दी जाता है तो अगेन वो नाड़ी भी उसी में आता है कि भाई 10,000 बोलते कि अरे इसके साथ तो तुम्हारा नाड़ी दोष है, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे विकलांग पैदा होंगे, ये होंगे, फलाना होंगे, ढिलाना होंगे। नाड़ी क्या होता है? नाड़ी गुण मिलान का ही पार्ट है, अच्छा। एक नाड़ी दोष, ठीक है। ओके। गुण मिलान के 8 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं अष्टकूट मिलान बोलते हैं। जो गुण मिलान होता है अपना ओके। 36 वाला, उसका नाम अष्टकूट मिलान है। ओके। अष्टकूट मतलब 8 फैक्टर सिस्टम, ठीक है, 8 फैक्टर मैचिंग सिस्टम। तो उसमें एक फैक्टर आता है, उन 8 फैक्टरों में से एक फैक्टर है नाड़ी, ठीक है। तो अगर नाड़ी मैच नहीं होती तो उसको दोष बोल देते हैं कि नाड़ी दोष है, ठीक है। तो नाड़ी दोष होने का मतलब ये है कि भाई बच्चे विकलांग पैदा होंगे, तो ऐसा होता है? ठीक है, या बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। ऐसा होता है वैसे कि नहीं मिली तो नहीं होंगे बच्चे वगैरह? लॉजिक लगा, सोच, 10,000 लड़कियां, 10,000 लड़कियों के साथ तेरा नाड़ी दोष आएगा। हाँ तुझे लगता है कि अगर तू हाइपोथेटिकली 10,000 लड़कियों के साथ, ठीक है, अगर तू बच्चे पैदा करने की कोशिश करेगा, तुझे लगता है कि 10,000 लड़कियों के साथ तू बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा? कर लूँगा, है ना, हो जाएंगे ना भाई। हाँ एक कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ तो बैठे लोग है ना तेरा किसी ना किसी के साथ तो समझ गया मैं, ठीक है। ये बेवकूफ़ी की बात है भाई, ठीक है। समझ तो गया। और ये बहुत सारे लोगों ने शास्त्रों में भी बोला है, हालांकि नाड़ी दोष शास्त्र में ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद कई सारे ऐसे शास्त्र हैं जिन्होंने नाड़ी दोष को बोला है कि इसको नकार देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस पर वैल्यू नहीं देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी वही है ना, अनपढ़ लोग सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, कुछ कुछ पढ़ लिया, तो वो उसी को कर रहे। क्योंकि नाड़ी दोष बोलेंगे तो डर पैदा होगा, डर पैदा होगा तो फिर इंसान रेमेडी लेगा, अरे गुरु जी उपाय बता दीजिए इसका, ठीक है, और उपाय बता दीजिए, फिर पैसे आएंगे, उसी से पैसे आएंगे, धंधा है। और ये सर ये मांगलिक लोगों का क्या रहता है कि इसकी मांगलिक से ही शादी करा देनी चाहिए, नहीं तो? मांगलिक का कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में चलता है। अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मांगलिक दोष है, ठीक है। वहाँ पे कूजा दोष नाम की चीज़ डेफिनेटली होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं मंगल को कंसिडर किया जाता, लेकिन सिर्फ मंगल ही कंसिडर नहीं होता वहाँ पे। मांगलिक होता क्या है एग्जैक्टली? 12 घर हैं हाँ कुंडली के अंदर, हाँ 12 हाउसेस हैं, ठीक है। उन 12 हाउसेस में से किसी भी 6 हाउसेस के अंदर, कुछ डेजिग्नेटेड 6 हाउसेस हैं, अगर उसके अंदर मार्स बैठ जाता है तो दैट इज अ मांगलिक पर्सन। और 12 में से कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही, किसी ना किसी हाउस में बैठा ही होगा मार्स, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट भी कहीं ना कहीं बैठा ही होगा, ठीक है। तो अभी कोई बच्चा पैदा होगा तो अगर उस डेजिग्नेटेड हाउसेस से मार्स आ गया तो वो पर्सन मांगलिक है। तो 12 में से 6 घर, ठीक है, अगर उनमें से किसी भी घर में आ गया तो मांगलिक है। तो दैट मीन्स कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई? 50%। तो यानी कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, अगर एक अप्रॉक्स आइडिया लगा लिया जाए तो भाई 3.5 बिलियन लोग मांगलिक हैं और 3.5 बिलियन लोग नॉन मांगलिक है। 7 बिलियन की पॉपुलेशन है इस अर्थ की, 3.5 बिलियन लोग मांगलिक हैं इसका मतलब, ठीक है। तो मांगलिक मतलब हर दूसरा इंसान मांगलिक है।
अगर 4 लोग इस रूम में बैठे हैं तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि 2 लोग मांगलिक हो, 2 लोग नॉन मांगलिक हो। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत कम लोग ही मांगलिक होते हैं। जैसे एक कहावत है कि मांगलिक की शादी अरे इसकी तो करा दो, मिलेंगे नहीं लड़के या लड़कियां नहीं किसी और मिलेंगी, से करा देंगे तो मर जाएगा, मिट जाए, ऐसा कुछ नहीं ऐसा होता कुछ भाई। होता है। फॉरेन में होती रहती है शादी, खूब मांगलिक शादियां होती हैं। हाँ, और ये बता, मम्मी पापा के टाइम में किसी की कुंडली बनती थी क्या? मतलब मांगलिक का और डेथ से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो शादी कर सकते हैं एक साथ। तो बात क्या है ना कि भारत देश में क्या है कि शादी क्यों होती थी? व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी डू गेट मैरिड? हम शादी क्यों करते हैं? अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली ठीक है। तो उस टाइम उनको तो कोई मतलब नहीं है। देखो तुम्हारी बीवी तुमको खूब मारे पीटे, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शादी बस इसलिए होती है कि आपका वंश आगे बढ़े। आपका वंश आगे बढ़ेगा तो आपके पूर्वजों को स्वर्ग में जगह मिलेगी, ठीक है। अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो पूर्वजों को जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। इस वजह से आप शादी करते हो, जिससे बस आप बच्चे पैदा कर सको। बच्चे पैदा करने के लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप जीवित रहो, जिंदा रहो। जिंदा रहना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन हैविंग अ बैड मैरिज, ठीक है। तो वो मांगलिक की बात जो है ना वो यहाँ पर आती है। जब हम देखते हैं कि भाई कोई इंसान ऐसा तो नहीं कल को शादी करे और कोई मर जाए, तो वो मंगल को लेके एक BPHS मतलब एक शास्त्र है, बृहत पराशरा होरा शास्त्र, उसके अंदर ऐसे दे रखा है कि मंगल ऐसे ऐसे हो तो इंसान की शादी मांगलिक से करानी चाहिए, नहीं तो इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु हो जाती है। तो बस इस सेंटेंस को लेके बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट कर दिया गया, ठीक है। और तुम तो जानते हो कि बिजनेस डर का है, इट्स अ बिजनेस ऑफ अ फियर। तो बस वो इतना ज़्यादा मार्केट हो गया, इतना ज़्यादा मार्केट हो गया कि बस लोग ऐसे करने लगे कि मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए, मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए, ठीक है। बट ये कोई कंपैटिबिलिटी का फैक्टर नहीं है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अब मांगलिक की शादी मांगलिक से कराओगे तो कल को वो इंसान मर नहीं जाएगा, ये ज़िंदा ही रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स। भाई सिंपल सी बात है, तुमको बुखार मलेरिया की वजह से भी आ सकता है, डेंगू की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। बॉडी में कल को तुम्हें एक सेप्टिक हो जाए उसकी वजह से भी आ सकता है। तो देयर आर द मल्टीपल रीजंस फॉर हैपनिंग द सेम थिंग, ठीक है। तो डेथ बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मांगलिक होने की वजह से ही हो। तो मांगलिक को लेकर इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, आप एक बार चेक करवा लो, बट मोस्टली 90 to 95% केसेस के अंदर मंगल या तो अपने आप कैंसिल हो रहा होता है या उसका कहीं ना कहीं निवारण उसका कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा इसको लेके डरना नहीं चाहिए कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। मांगलिक एक नॉन मांगलिक इंसान से भी शादी कर सकता है, ठीक है। पूरे चार्ट का एक कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मांगलिक नॉन मांगलिक से भी कर सकता है, या ये नॉन मांगलिक से भी नहीं कर सकता। ओके। तो सिर्फ अकेले मंगल के ऊपर बैठ के अगर आप डिसाइड करो कि हाँ हम शादी कर लेते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। बाकी के प्लैनेट्स को भी और भी अरे भाई तुम्हारी बारात में सिर्फ मंगल ही आएगा क्या? हाँ। तो बाकी प्लैनेट्स नाचने के लिए थोड़ी ना आए हैं, वो भी तो उनका भी तो कुंडली में कुछ योग है कि नहीं है, है ना। इफ आउट ऑफ 9 planets 8 planets आर गिविंग यू गुड मैरिज, ओनली 1 planet इज नॉट गिविंग यू गुड मैरिज। तो ये नहीं होगा ना कि 8 प्लैनेट्स के ऊपर एक प्लैनेट की सुनी जाए, पे डिपेंड नहीं हो सकता। हाँ। तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच अ पर्सन नीड्स टू सी। और एक और होता है, ये तो हो गई मांगलिक की बात, एक होता है काल सर्प योग। काल सर्प दोष, हाँ काल सर्प योग, हाँ दोष या योग कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वो नेगेटिव वे में जाता है तो उसको काल सर्प दोष बोलते हैं। देखो काल सर्प दोष ऐसा सच बुरा नहीं है। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष है, अब्राहम लिंकन की कुंडली में काल सर्प दोष है। तो ऐसा सच काल सर्प दोष को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली तो ये जितने ऐसे योग बना रखे हैं ना, जो जनरली जो मार्केट में तुमने बहुत कॉमनली नेम सुने होंगे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तुमको फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर तुमको लग रहा है कि हाँ चलो काल सर्प दोष है, तुम पूजा करा लो। अपने कुल मिला के बात यही है, कर्म प्रधान है, वाकई में कर्म है। तुम अपने अच्छे कर्म करो, अच्छी बुद्धि के साथ भगवान का नाम लेते हुए तुम काम करते जाओगे तो तुम्हारी चीज़ें डेफिनेटली बनेंगी, ठीक है। अगर सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष है, जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प दोष है, अब्राहम लिंकन की कुंडली में काल सर्प दोष है, तो इतने बड़े प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ये लोग कैसे बन गए यार? फिर तो नहीं बनना चाहिए था ना। सही बात है भाई अब्राहम लिंकन उसने पूरा एक देश स्थापित कर दिया। ही फाउंडेड अमेरिका, ठीक है। जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जो फादर, हु इज द फादर ऑफ अमेरिका? अब्राहम लिंकन। आप गॉड ऑफ क्रिकेट है यार सचिन, कैसे बन गया? ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब इनसे कुछ अफेक्ट नहीं होता हमारी लाइफ में,
कुछ चीज़ें हैं जो इफेक्ट होती हैं, बट ये इतने बड़े इस पर फैक्टर्स इतना नहीं, फोकस नहीं इतना ना फोकस ही नहीं करे करो। तो बेटर है। हाँ, क्योंकि काल सर्प दोष तो क्या है ना कि ढाई ढाई क्या मतलब मेरे हिसाब से अगर 15-15 दिन तक भी काल सर्प दोष बना हुआ रहता है, तो मुझे एक बात बताओ कि 15 दिन में अगर 2 करोड़ लोग पैदा होंगे पूरे देश के अंदर, तो ठीक 2 है, करोड़ लोगों में तो 2 करोड़ लोग सब बर्बाद हो जाएंगे क्या? उनमें से कहीं कल को कोई कुछ बनेगा ही नहीं? हाँ, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। नहीं हो सकता। तो ये बेवकूफ़ी की बात है, इतना फोकस नहीं करना चाहिए। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर डोमिनेंट ओवर दीज थिंग्स। और जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर टोटल 12 राशि होती हैं, हाँ, तो उसके अंदर कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जो लकी हैं, लकी राशियाँ होती हैं कुछ स्पेसिफिक। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसा ऐसा कुछ है? भी नहीं है। जो रोज जैसे कि हॉरोस्कोप कोई देखता है, अपना पढ़ लेता है, उसमें वो कितना एक्यूरेट होता है? जो आप हॉरोस्कोप अखबार में पढ़ते हो ना कि हाँ। इतने से इतने तारीख के बीच में अगर पैदा हाँ, हुए हाँ। तो ये आपकी राशि है, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है ओके। जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात हाँ, करी। हाँ, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दुनिया की सबसे बकवास एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। और ये जो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर मीडिया जो है, हाँ। ये जो अपने रोज अखबारों में डाल देते इतने से तारीख इतने, तो हुआ ये था कि अमेरिका में एक न्यूज़पेपर था जिसमें एस्ट्रोलॉजी का ये कॉमन सेक्शन आने लग गया था। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया इंडियन न्यूज़पेपर्स ने और उन्होंने भी ये निकालना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। तो जैसे वो लोग वहाँ पे छापते थे कि इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में अगर आप पैदा होते हो तो आप ये वाले साइन हो, बट इंडियन न्यूज़पेपर ने ये कभी देखा ही नहीं कि इंडिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कभी फॉलो होती ही नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो वो फॉलो कर रहे हैं वही एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी है और पंडित जी उनको कुछ गलत बता रहे हैं। जबकि पंडित जी जो जनरली उनको अपनी राशि बता रहे होते हैं वो सही राशि बता रहे होते हैं। वो कभी कभी बहस भी करते हैं जाके कि नहीं मैं तो एक्यूरियस हूँ, आपने मेरे को जेमिनी कैसे बोल दिया, या तो इस तरीके से। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था उसका। ओके। तो सर एक वो है कि लोगों को आजकल मनी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, तो आप उनके लिए कोई रेमेडी बता सकते हैं? देखो, सबसे बेस्ट रेमेडी मनी के रिगार्डिंग ये है कि आप हमेशा दान करो। ओके। ठीक है, वो भी अगर आप खाने का दान करते हो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कहा गया अन्न दानम महादानम, अन्न दान ही महादान है। तो अगर आप जैसे कभी कभी हैबिट्स देखो, जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं ना, वैसे गाय को चारा खिला रहे हैं, कभी किसी को कुछ खिला रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं। एक जनरली या कुछ घरों में आप वो एक हैबिट देखोगे कि यार हमारे घर जो भी मेहमान आएगा कुछ तो खा के जाएगा, हम उसे एकदम ऐसे नहीं भेजेंगे। तो एक तरीके का दान होता है, ठीक है। जब भी आप किसी को इस तरीके से देते हो, चाहे आप उसे 1 रुपये की टॉफ़ी दे रहे हो, चाहे आप उसे बहुत दावत दे रहे हो, एक तरीके का दान होता है। तो दान ज़रूर करना चाहिए लाइफ में। जब आप दान करते हो तो इस समय तो आप मतलब इस लाइफ में भी आप पैसे कमा सकते हो और डेफिनेटली अगली लाइफ भी आपको बहुत अच्छी और लेविश लाइफ मिलेगी। तो एक बार सोनम कपूर ने ट्वीट किया था एक कि मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इस वजह से मुझे ऐसे घर में जन्म मिला कि मैं अनिल कपूर की बेटी बनी हूँ। तो आप लोग मुझे नेपोटिज्म के चक्कर में ऐसे ही जो ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई कर्म। हाँ है, मेरे पास प्रिविलेज तो है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ माई कर्म, बिकॉज आई हैव डिड द गुड डीड्स इन माई प्रीवियस लाइफ। तो लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा बैश किया था और कि तुम ऐसी बात तो बिलीव करती हो, नाउ यू आर लुकिंग लाइक अ स्टूपिड गर्ल और समथिंग, बट दिस इज़ द ट्रुथ, ठीक है। तो एक कहानी है, जैसे कि शंकराचार्य जो थे तो वो एक माता के मंदिर, मतलब शंकराचार्य जो थे तो वो एक कुटिया में जाते हैं, कहते हैं कि हे माई भिक्षाम दे, मतलब मेरे को भिक्षा में कुछ जो भी है वो दे दो। तो उनके पास कुछ नहीं होते, सिर्फ आंवला होते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ आंवला होते हैं। तो वो जो माई हैं वो आंवला दे देती हैं शंकराचार्य को। तो शंकराचार्य कहता है कि हे भाई तुम्हारे पास जितने, यही तो था तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए, अगर था तो आपने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। बोले कि हाँ मैं क्या करूँगी, मैं खा लूँगी, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर कनकधारा स्तोत्र पढ़ा। कनकधारा स्तोत्र पढ़कर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी से बोला कि हे माँ लक्ष्मी, आप आए और किसी का घर में वैभव से न भरे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप प्लीज़ ये जो गरीब माँ है इनको आप वैभव से, धन धान्य से भर दीजिए। तो लक्ष्मी माँ बोलती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। बोले क्यों? क्योंकि इस औरत ने पिछले जन्म में कोई भी दान नहीं किया था, इस वजह से इसको ऐसा जन्म मिला है कि इसको ये गरीब घर में पैदा हुई है और इसको गरीबी देखनी पड़ रही है।
तो जब आप गरीब होते हो ना तो इसको लगे कि आपने दान नहीं किए थे, पिछले जन्म का कर्मा है। हाँ, तो अब दान करिए। अच्छा। ठीक है, तो फिर शंकराचार्य ने कहा कि हे माते, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आप आए और किसी को धन धान्य से ना मिले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो प्लीज़ आप इनका धन धान्य से घर भर दीजिए। तो उनको पैसे वैभव सब मिला उन गरीब माँ को। तो कनकधारा स्तोत्र इज सच अ रेमेडी विच एवरीवन शुड डू। कनकधारा स्तोत्र है, हाँ, कनकधारा एक स्तोत्र है, अगर आप डालेंगे, शंकराचार्य रचित स्तोत्र है, माँ लक्ष्मी के लिए उन्होंने बनाया था। सिर्फ उसको रीड करना है। हाँ, सिर्फ उसको आपको रीड करना, रीड भी नहीं कर सकते अगर आप सही संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो जस्ट आप उसे सुने, ध्यान पूर्वक सुने। जैसे ध्यान मुद्रा में बैठे, जैसे आप योगा करते हो उस मुद्रा में बैठे, माता लक्ष्मी के मंदिर के सामने बैठे या अपने घर के मंदिर के सामने बैठे, और तब कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। तो वो आपके मनी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। मतलब सिर्फ कर्म के बेसिस पे हमारा सब कुछ अच्छा हो सकता है। कर्म और दान, कर्म खाने का है, दान है, हाँ, अन्नदान। या किसी चीज़ का भी अगर आप दान कर सके, ज्ञान दान भी बहुत अच्छा माना गया कि ज्ञान का दान करें, ये ज्ञान के लिए दान करें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड हो जाते हैं, अपनी लाइफ पूरी उसको एस्ट्रोलॉजी से ही जीते हैं, तो उनके लिए क्या है? मुझे नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी को आपकी लाइफ की डेली बेसिस पे आपको एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। मुझे लगता है 4 से 5 चीज़ें हैं। जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तब किस डायरेक्शन में आपको अपना करियर लेके जाना चाहिए, जब आप शादी करने जा रहे हैं तब, जब आप कोई अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तब, और जब आप बच्चे प्लान कर रहे हैं या फैमिली प्लान कर रहे हैं तब आपको करा लेना चाहिए। ये कुछ मुझे ऐसा लगता है 4 से 5 माइलस्टोन होते हैं लाइफ में जब आपको एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ मेजर कंसर्न्स चल रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हाँ डेफिनेटली आप आ सकते हो, बट लाइफ के बड़े कंसर्न्स के लिए आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे नहीं कि मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, चांटा मारेंगे तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा, पापा की चप्पल है ना उसके लिए, पढ़ेगी अभी हाल मन लगने लगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत आओ कि मेरा ना माइंड ना ऐसा सा रहता है, पता है मेरे को ना बहुत नेगेटिव सा फील होता है, ये होता है वो होता है। जब कुछ लाइफ में वाकई में कुछ नेगेटिव हो, जो बड़ा हो, जो एक, क्योंकि हर इंसान को क्या लगता है ना मेरी प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी है, बट एक्चुअली उतनी होती नहीं है। तो आप अपनी प्रॉब्लम को गेज करो, जब आपको लगे कि वाकई में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तब यू शुड टेक द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब आपको लगे कि ऐसा कुछ है जो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, कि मैंने मेहनत बहुत सारी कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, बस 2 मार्क्स से रह जाता हूँ सर, तो देन यू शुड गो टू एस्ट्रोलॉजर। हाँ, लेकिन तुम सोचो कि तुम 60 मार्क्स से रह जाते हो, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, तुम उसमें 40 मार्क्स ही ला पा रहे हो, 60 नहीं ला पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें तुमको ब्रो कहीं जाके ट्यूशन लेने की ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। तुम जाके पढ़ाई करो, मेहनत करो, उतने मार्क्स लेकर आओ। ऐसा नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजर के पास आओगे तो वो तुम्हारा डिप्रेशन दूर कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज डायरेक्शन हमें मिल जाती है कि ये वैसी वाली बात है कि अरे भाई साहब पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा पास में, उधर वाले डायरेक्शन में मिलेगा, वहाँ चले जाना, हो गया। लेकिन जाना तुम्हें पड़ेगा ना, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, भरवाना तुम्हें पड़ेगा ब्रो। तो ऐसी वाली बात है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। अब कुछ लोग जाते हैं कि सर मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, मेरे को ना लड़कियों की तरफ बड़ा वो होता है, मैं गर्लफ्रेंड की वजह से नहीं कर पाता, मैं दीज आर नॉट द इशूज फॉर एस्ट्रोलॉजी। तो ये इन सब पे नहीं आना चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और एक जाते जाते आप एक ऑडियंस के लिए कुछ बताना चाहेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल हो आगे जाके फ्यूचर के लिए एस्ट्रोलॉजी को लेके, जो उन बातों का वो ध्यान रखें जब भी वो प्रेडिक्शन करवाते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर पर विजिट करते हैं, उनके लिए आप कुछ उनको मैसेज दे सकते हैं? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात, जिस तरीके से आप एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, मैं आपको बोलूँ कि आप हर रास्ते में जितने डॉक्टरों की दुकान आती है क्या सब पे आप दिखा के जाते हो क्या? नहीं ना। आप अपने दोस्त से पूछोगे, अपने पेरेंट्स से पूछोगे, आप उनके रिव्यूज़ चेक करोगे, उसके बाद जाके देन यू विल विजिट टू दैट डॉक्टर, ठीक है। उसी तरीके से आप एस्ट्रोलॉजर भी उसी तरीके से मेहनत किया करो थोड़े एस्ट्रोलॉजर्स ढूंढने के लिए। मैं मानता हूँ कि इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड अ गुड एस्ट्रोलॉजर्स, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिसकी प्रेडिक्शंस आपने देखी हों, या आपने, जैसे अगर आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं जानता हूँ कि आप अगर मुझे ये फीडबैक दे रहे हो तो ये ट्रू फीडबैक है कि हाँ भाई उसने मेरे लिए वाकई में उसने ऐसे ऐसे बोला था और इतने ही टाइमलाइन में मेरी ये चीज़ें हुई। जैसे अगर किसी ने बोला हो कि भाई तुम्हारी शादी तो इस लड़की से तो होनी ही नहीं, और एंड मौके पे जब होटल भी बुक हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी जाके शादी टूट गई, देन यू कैन से दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, ठीक है ना, कि लग नहीं रहा था किसी को ऐसा कुछ होगा बट फिर भी हो गया,
ठीक है, तो देन यू कैन रिलाई ऑन दैट एस्ट्रोलॉजर कि हाँ शायद ये सही प्रेडिक्शन ऐसे कर सकता है. तो ट्राई टू गेट द रिकमेंडेशन फ्रॉम द पीपल, उनकी खुद की स्टोरी से. बट ऐसे नहीं कि पंडित जी ने बोला था देखना तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब लग गई. इट्स अ वेरी बेसिक प्रेडिक्शन, ये शायद हर कोई दे देगा या बहुत सारे लोग दे देंगे. कुछ ऐसी प्रेडिक्शन अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर दे रहा हो जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ हैं, ठीक है ना. तो जैसे कि मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि आपकी बहन की शादी जहाँ भी होगी वो लड़का मोटरसाइकिल से रिलेटेड काम करता होगा, या मोटरसाइकिल का कहीं कुछ ये 2 पहिया वाहन होगा या बाइसिकल्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा. तो दैट जब उनकी रिश्ता तय हुआ तो वो लड़का एक्चुअल में हीरो कंपनी में काम करता था. ओह, ठीक है. हाँ. तो दैट्स हाउ ये लगा. तो उनको लगा यार ये कैसे बताया. तो अगर आपको ऐसा कुछ कोई भी ऐसा अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल रहा है तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाइए. मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मेरे पास सही, देयर मेनी गुड एस्ट्रोलॉजर्स आउट देयर, यू नीड टू रियली फाइंड देम. ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी. जितना आलस दिखाओगे उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा. फिर क्योंकि आप अपनी लाइफ ख़राब करोगे उसमें, और किसी की लाइफ ख़राब नहीं होगी. पैसे एस्ट्रोलॉजर कमा लेगा लेकिन लाइफ आपकी ख़राब होगी. तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढो एंड देन स्टिक टू इट. और उसके चलते ढूंढने के प्रोसेस में अगर मुझे ऐसा लगता है 20-25 हज़ार रुपये आपके ख़राब हो भी जाते हैं ना यार, तो बी स्टिल वर्थ कि एटलीस्ट नाउ यू हैव गॉट अ वन पर्सन जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो. भाई जितने भी राज राजा होते थे, ये जितने भी बड़े पर्सनालिटीज़ आज भी हैं, वो सब एक अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर रखते हैं जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन चलते हैं. जैसे आपके एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, उनको पता है कि आपके पापा को भी ये बीमारी हुई थी तो आपके भी चांसेस हैं बीमारी होने के, तो ये ऐसे ऐसे ठीक होगा. जो डॉक्टर आपको जितने सालों तक उसने आपके ऊपर काम किया होगा, उसकी आपकी बॉडी की मैकेनिज्म को वो उतना ज़्यादा अच्छा समझता होगा. ठीक है. तो जिस एस्ट्रोलॉजर जो आपकी फैमिली से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा. बट कंडीशन ये कि वो अच्छा होना चाहिए, उसके पास वाकई में वो उतनी कैपेबिलिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंडित को एस्ट्रोलॉजर मत समझो. ओके. देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पंडित एंड एस्ट्रोलॉजर. ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है. जो वाकई में एस्ट्रोलॉजी करता होगा वो कभी पूजा पाठ नहीं कराएगा कि एक काम करो मैं तुम्हारी ये पूजा कर देता हूँ. जो फर्क है डॉक्टर और नर्स में, वही फर्क एक ज्योतिष और पंडित में है. डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ लिख कर देगा, तुम्हारे इंजेक्शन नहीं लगाएगा. ठीक है. वो काम नर्स का है और वो नर्स ज़्यादा बेटर कर सकती है, डॉक्टर में भी उतना अच्छा नहीं कर सकता. तो उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर जो है वो ज़्यादा मतलब वो बताएगा बैठ के कि कौन सी पूजा करानी है. एस्ट्रोलॉजर खुद कभी पूजा करके नहीं देगा कि लाओ मैं तुम्हारा यज्ञ कराता हूँ. तो इसलिए पंडित अलग है और एस्ट्रोलॉजर अलग है. ठीक है. लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है ना कि पंडितों ने थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, पंचांग कैसे पढ़ लेते हैं वो पढ़ना सीख लिया, बस थोड़ा बहुत बेसिक सरफेस लेवल पे चीज़ उन्होंने सीख ली. अब वो तो तुम जानते हो कि केमिस्ट की दुकान पे भी जो इंसान काम करता है उसको भी पता होती है कि बुखार की दवाई कौन सी होती है. ठीक है. अब कल को वो कोई आएगा उससे बुखार की दवाई मांगेगा और उससे ठीक हो जाएगा, तो क्या वो डॉक्टर बन गया. तो उसी तरीके से अगर कोई पंडित के पास आप जा रहे हो और कल को उसने आपकी शादी प्रेडिक्ट कर दी कि हाँ फलाने ईयर में हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं भाई वो ज्योतिष है. उसको सर्विस लेवल की नॉलेज है, उसने छोटे मोटे अपनी नॉलेज से वो कर दिया. लेकिन जब बड़े केसेस आएंगे, जब कोई बहुत तगड़ी बात कहीं फंसेगी, तब कैसे वो डील करेगा, वो नहीं कर पाएगा. इसलिए वो आप सिर्फ उनमें घूमते हुए रह जाओगे. इसलिए लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं रखा है पंडित वंडित, तो हमने तो खूब करा, हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि यू हैव नेवर बीन टू रियली गुड एस्ट्रोलॉजर्स. ठीक है. वरना आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ. ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं भाई साहब. हैदराबाद के एक एस्ट्रोलॉजर थे जो कि कोविड में एक्सपायर हो गए. ठीक है. जब उनकी शादी हुई थी, उन्होंने अपनी शादी के दिन अपनी वाइफ को 3 लिफाफे दिए. उन्होंने बोला कि जब हमारा पहला बच्चा होगा तुम पहला लिफाफा खोलना, दूसरा बच्चा होगा दूसरा लिफाफा खोलना, तीसरा बच्चा होगा तीसरा लिफाफा खोलना. तो जब पहला बच्चा हुआ और उनकी वाइफ ने पहला लिफाफा खोला तो वो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी कि इस दिन हमारा पहला बच्चा पैदा होगा. ठीक है. दूसरा लिफाफा खोला तो दूसरे लिफाफे में ये लिखा हुआ था कि दूसरा बच्चा इस दिन पैदा होगा, ये जेंडर होगा. उसकी कुंडली भी थी साथ में. मतलब कुंडली से इतना एक्यूरेट प्रिडिक्ट किया जा सकता है. लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर थे, पंडित नहीं थे. ओके. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. एस्ट्रोलॉजर और पंडित में बहुत बड़ा डिफरेंस है. गॉट इट. ठीक है. मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है, तो उस वीडियो पे अगर जाओगे तो मैंने उसमें बोल रखा है कि तुम अपने फ़ोन से
अपने किसी भी दोस्त का नंबर निकालो, तुम्हारी जो मर्जी हो, जिसकी जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम नंबर निकालो और उसको फ़ोन मिला दो। तुम जिसको फ़ोन मिलाओगे उसने ब्लैक कलर पहन रखा। सही में? हाँ, फिर? और ये रिकॉर्डेड है, फिर हुआ? ये रिकॉर्डेड है बिल्कुल, उसने पहना और बंदे ने बोला कि मैंने जस्ट 5 मिनट पहले ब्लैक टी शर्ट डाली है। ये मतलब ये कैसे? जैसे आप बैठे हुए, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, हाँ। तो उससे पूछा कि भाई तूने ब्लैक पहना हुआ है क्या? हाँ। तो दोस्त ने बोला कि हाँ भाई बस 5 मिनट पहले ही मैंने ब्लैक टी शर्ट डाली है। तो ये कैसे प्रिडिक्ट हुआ? ये बहुत फैसिनेटिंग लग रहा होगा, हाँ। लेकिन ये सब कैलकुलेशंस हैं, ये सब यही तो ज्योतिष है, ठीक है। इसलिए जो वो एलेक्सा वाले और कौन एलेक्सा वाले एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, वो कभी ऐसी प्रेडिक्शन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दे आर रेमेडी सेलर्स। उनको रेमेडियाँ बेचनी है और पैसा कमाना है, उनको पैसा कमाना है, पैसों के लिए। हाँ, वरना क्या है? एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस ऐसी ऐसी रही हैं जो आपको रियल स्टोरीज, क्योंकि हम तो इंटरनली हम उस इंडस्ट्री में हैं तो हम जानते हैं, और आपको ये स्टोरी से बताए तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स ढूंढिए, अगर होंगे तो बहुत अच्छे आपको गाइडेंस मिल सकते हैं। बस पंडित के पास ना जाओ, पंडित को ये मत समझो कि वो एस्ट्रोलॉजर है। और एक बहुत ही बेहतरीन, मैं बार बार रिकमेंडेशन ये देता हूँ कि जब नॉर्थ इंडिया में जब शादी होती है तो सबसे पहली रस्म पता है क्या होती है? किसी को आइडिया है? पहली रस्म? हाँ, सबसे शादी जब पहली होती है तो रस्म? सबसे पहली रस्म क्या होती है? हमारे यहाँ क्या होता है? ड्रोका? नहीं, नहीं, आप बताओ। लगन लिखना, कि लगन? आज लड़की की लगन या आज लड़के का लगन लिखा जाएगा। जब शादी होती है हल्दी वल्दी से पहले ये सबसे फर्स्ट रिचुअल होता है कि लगन लिखा जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये जो लगन लिखना है, ये लगन लिखने का मतलब है कि एक ज्योतिष आएगा, ज्योतिष, पंडित नहीं, ओके, ज्योतिष आएगा, ठीक है। वो लड़का लड़की की कुंडली देखेगा, अच्छा ये कुंडलियाँ हैं, हाँ, अच्छा इन दोनों में ये दोष है, ओके, या ये अच्छी चीज़ें हैं, ये कमज़ोर चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इन कमज़ोर चीज़ों को और ताकतवर बनाने के लिए मैं एक ऐसा मुहूर्त डिसाइड करूँगा, ठीक है, जिससे इन बच्चों का ये जो जीवन है ये बेटर हो पाए, ठीक है। मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट्स। मुहूर्त कभी पूरे दिन के नहीं होते, सिर्फ 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता एक मुहूर्त होता है। ओके। तो जब मुहूर्त निकालने की वाली बात है ना, तो वो लगन लिखने का, लगन मतलब होता है 2 घंटे। तो जो है लगन पत्रिका, विवाह लगन पत्रिका, एक पत्रिका लिखी जाती है उस दिन। तो हम लोग क्या करते हैं, बस पंडित जी को बुला लिया मंदिर से, वो आके उल्टा सीधा ऊल जलूल जो मर्जी आया था वो लिख देते हैं। मेरी खुद की कजिन सिस्टर की शादी में पंडित जी राहुल लिख रहे हैं 2nd हाउस में, केतु लिख रहे हैं 9th हाउस में, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। फिर मैंने जब पंडित जी बोला ये क्या करो, वो बोले गलती होगी गलती होगी गलती होगी। वो इतने बेवकूफ़ लोग हैं, उनको ज्योतिष का कुछ ज्ञान नहीं। दे मस्ट बी वेरी गुड एंड रिस्पेक्टेड पंडित, आई एम नॉट डिनाइंग इन दैट, बट ज्योतिष नहीं है। तो जो लगन लिखने की रस्म है उसमें आप एस्ट्रोलॉजर को बुलाना चाहिए, लेकिन अब क्या फॉर्मेलिटी होगी है, वरना पहले होता था कि भाई रिश्ता तय हुआ है, 7 महीने बाद शादी होगी, तो लगन पहले लिखवाया जाता था कि लगन पत्रिका लिखवा दी गई है, ठीक है। लड़का लड़की की पत्रिकाओं को लेकर लगन डिसाइड कर दिए गए कि फलाने फलाने दिन की फलाने फलाने तारीख के फलाने फलाने घंटे में ये विवाह संपन्न होगा, क्योंकि उस समय ऐसा मुहूर्त पड़ रहा है जो इन दोनों बच्चों की, मान के चलो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो इन दोनों बच्चों के हेल्थ के इश्यूज़ को बेटर करेगा। अगर पैसे का इशू है तो पैसे के इश्यूज़ को बेटर करेगा। ऐसे डिसाइड होता है मुहूर्त। लेकिन अपन क्या करते हैं अभी, पंडित जी वो चले जाइए, वो सैटरडे संडे में मेरे कानपुर वाले चाचा जी आ जाएंगे, तो वो मुहूर्त बता दो। हाँ, कोई भी पंडित को बुलाया और मुहूर्त पूछ लिया और वो बस मिनटों में बता देता है शायद। एंड दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर पीपल डू, बिगेस्ट ब्लंडर। मुहूर्त इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने मुहूर्त खराब करा आपने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। मैरिड लाइफ फक्ड अप ब्रो। तेरी कुंडली में अगर अच्छी लिखी हुई है शादी और तूने खराब मुहूर्त में शादी कर ली, तेरी शादी खराब होगी। दैट्स द रीज़न। तो कुंडली लेकर जा, आधे एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बता पाएंगे बैठ के कि ये जो कुंडली है ना, इसमें ये इंसान डिवोर्स्ड है कि शादी अच्छी हैप्पीली मैरिड है। सिर्फ एक ज्योतिष बता सकता है। ज्योतिष के बहुत सारे ज्योतिष के पास भी लेकर जाएगा, वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि उनको यही नहीं पता ना कि सही मुहूर्त में शादी हुई कि गलत मुहूर्त में शादी हुई है। Got it. मुहूर्त इज डोमिनेंट ओवर नेटल चार्ट। भगवान राम माता सीता की शादी इसलिए खराब हुई क्योंकि खराब मुहूर्त में शादी हुई थी। ये भी हुआ था? हाँ, ऐसी लोक कथा है कि भगवान राम और माता सीता के 36 में से 36 गुण मिले थे। Okay. हाईएस्ट कंपैटिबिलिटी दे हैव गॉट,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू गुण रूल, गुण मिलान के रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद भी शादी खराब हुई। और भाई ऋषि वशिष्ठ बैठे हुए हैं, विश्वामित्र बैठे हुए हैं, उन दोनों लोगों ने मिलके, मतलब ये सप्त ऋषि हैं भाई, इनके पास परम ज्ञान है, इन दोनों ने मिलके एक मुहूर्त निकाला। उस तो वो मुहूर्त कैसे खराब हो सकता था? वो तो बहुत अच्छा मुहूर्त होता, ठीक है। तो ये सी लोक कथा है कि इंद्र भगवान को पता था कि अगर इस मुहूर्त में शादी हुई तो माता सीता भगवान राम कभी अलग नहीं होंगे, फिर और कभी अलग होंगे नहीं तो रावण का वध कैसे होगा, और रावण मेरा सिंहासन ले जाएगा किसी दिन, ठीक है। तो क्योंकि इंद्र हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, तो उन्होंने ऊपर से अप्सराएं भेजी और उन्होंने जाके विवाह में विघ्न डलवाया कि भाई तुम जाके सबको इतना मंत्रमुग्ध कर दो कि मुहूर्त निकल जाए। अब इस बात को नोट करो। हाँ, मुहूर्त के बाद शादी होगी तो हाँ, लेकिन इस बात को नोट करो कि मुहूर्त निकल जाए। क्या मुहूर्त पूरे दिन के होते हैं? अगर पूरे दिन का होता तो कहाँ निकला जा रहा था? 4 घंटे भी नाच लेती अगर अप्सरा तो क्या निकल जाता? मुहूर्त नहीं निकलता। मुहूर्त होता है 48 मिनट्स 48 मिनट्स का, 48 मिनट्स का। तो 48 मिनट तो निकले जा सकते हैं ना, इसलिए कहा जाता है यजमान जल्दी करिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। वरना पूरे दिन के मुहूर्त जो शादियों में ऐसे बोल देते हैं कि फलाने तारीख को तुम्हारी शादी, पूरे दिन के मुहूर्त होते हैं क्या भाई? पूरे दिन के मुहूर्त तो क्यों बोलते हैं ऐसे बैठ के यजमान जल्दी करिए, मुहूर्त निकला जा रहा है? कहाँ निकला जा रहा है भाई? पूरे दिन में कभी भी कर लेंगे शादी। मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर कोई शादी होती है हमारे यहाँ, तो शादी के अगली सुबह 4 बजे के बीच कुछ मुहूर्त होता है शायद। ये क्या ना बेवकूफ़ी है। मुगलों के टाइम पे कभी रात के से 2-2 3-3 बजे के मुहूर्त कभी नहीं निकलते हैं, ठीक है। हमेशा दिन के मुहूर्त निकलते थे पहले। रात के भी शादी कर सकते हो इन सर्टेन सिचुएशंस। तो नॉर्थ इंडिया में क्या था, मुगलों का राज था, तो भाई साहब लूट लेते थे लोग डोलियों को, क्योंकि उसके साथ गहने वहने बहुत जाते थे, ठीक है। तो भाई दिन में शादियों को लड़कियों को उठा कर ना ले जाएं, बारात ना लूट लें, ये सब ना कर लें, इसलिए उन लोगों ने रात को शादी करना शुरू किया कि सब लोग फेरे देखेंगे, पूरा प्रांगण खाली होगा तो लूट ले जाते थे, चोरी हो जाती थी। तो रात को उन्होंने करना शुरू किया कि रात को शादी कर लो और सुबह के सूरज निकलने से पहले पहले तारों की छांव में इनको विदा कर दो, जिससे कि जब तक सुबह होगी तो चोरी वोरी कुछ नहीं होगी, रात में सब चीजें हो जाएंगी। और वो अंधों की तरह फॉलो हो रहा है, बेवकूफों की तरह फॉलो कर रहे हैं। और वो तो अब इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि भाई अगर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो बारात रुकनी पड़ेगी, फिर उनको खाने का खर्चा देना पड़ेगा, बारात का खर्चा उठाना पड़ेगा, ये वो खर्चे बचाने के चक्कर में सब करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भाई तुम एक ज्योतिष के पास जाओ, जब तुमने शादी डिसाइड कर ली है कि इससे करनी है, ज्योतिष के पास जाओ, बेहतरीन मुहूर्त निकलवाओ, ठीक है। उसके बाद उस मुहूर्त में चुपचाप शादी कर लो। बाकी अपने जो इवेंट्स हैं, हल्दी मेहंदी और तुम्हारा नाचना गाना और बारात और ये सब, तुम ये किसी और दिन कर लो, तुम्हारी जब मर्जी हो, जब तुम्हारे कानपुर वाले चाचा जी आ रहे हो, शादी मुहूर्त पे करो, लेकिन शादी मुहूर्त में करो। इसीलिए ज़्यादातर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। बिल्कुल रहती है डिस्टर्ब। मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। भगवान राम और माता सीता, क्योंकि वो ह्यूमंस हैं। इफ़ यू हैव बॉर्न इन अ ह्यूमन एज अ ह्यूमन, यू आर बाउंडेड बाय द प्लैनेट, यू आर बाउंडेड बाय द मुहूर्त। एक ऐसा क्या है कि एक आदमी बड़ा बन गया, मतलब बगल में पैदा हुआ, सेम डेट सेम टाइम सब कुछ पे पैदा हुआ, एक आदमी बड़ा बन गया और एक आदमी नीचे रह गया। मुहूर्त यार। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी भाई, बहुत एक लॉजिक लगाना। भगवान श्री कृष्ण देवकी के कौन से नंबर के पुत्र थे? 8वें नंबर के। हाँ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 7 पुत्र क्यों मरने दिए? भगवान को पैदा होने था तो पहले पुत्र पे पैदा हो जाते। मुहूर्त। एग्जैक्टली। ओके। क्यों हुए 7 पुत्र? क्यों 7 पुत्र हुए, फिर वो मरे, फिर उसके बाद जाके भगवान श्री कृष्ण पैदा हो रहे? अरे भाई, भगवान भी मुहूर्त का वेट करते हैं कि जिस दिन सारे ग्रह ऐसे ऐसे पोजीशंस पे आएंगे उस दिन हम पैदा होंगे। ये शास्त्रों में कहानी है, जब सारे ग्रह या तो अपनी उच्च की राशि में हो या अपने खुद की राशि में हो, उस दिन भगवान जन्म लेते हैं। मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली। ये लोगों को पता नहीं है। तो वो जो लगन लिखने की रस्म है, उस रस्म को फॉर्मेलिटी ना बनाओ। वो बहुत इंपॉर्टेंट रस्म थी हमारे समाज में। सबसे बेवकूफ़ी अगर होती है पूरे भारत में तो वो उत्तर भारत में होती है। अभी कभी आप दक्षिण भारत में जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे, कभी आप नहीं देखोगे रात के 3 बजे की शादी हो रही है, 3 बजे के फेरे पड़ रहे हैं। वहाँ पे दिन में पड़ते हैं भाई फेरे।
क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है ना, संस्कृति काफ़ी ज़्यादा संजोई हुई है, रिजर्व्ड है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेजन का इफेक्ट नहीं पहुँचा। उत्तर भारत में इन्वेजन का इफेक्ट इतना ज़्यादा पहुँच गया मुगलों की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से, बाकी सब लोगों की वजह से, कि पूरी संस्कृति चेंज हो चुकी है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। वहाँ तुम साउथ इंडिया में जाओ, तुझे कभी नहीं मिलेगी कि इतनी भव्य शादी हो रही है कि लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उधर, ठीक है, वो नहीं करेंगे। वो सिंपल करोड़पति आदमी भी होगा तो भी मंदिर में जाके शादी करेगा। तो ये उत्तर भारत में इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पे शोषा है, क्योंकि राज घराने यहाँ पे इतने ज़्यादा थे, राजपूतों की शादी इतनी बड़ी बड़ी होती थी, राजस्थान में भव्य होती थी, तो दे हैव स्टार्टेड कि हम भी मिमिक करना स्टार्ट कर दिया कि हम भी ऐसे करने की कोशिश करेंगे। वरना आप आज भी देखो, साउथ इंडियंस इफ दे आर इवन करोड़पति, दे विल स्टिल स्टे इन टी शर्ट एंड पजामा और ऐसे निकलेंगे। और तुम हमें लाजपत नगर के लोग उठा के देखो, ऐसे निकलेंगे कि इनसे बड़ा करोड़पति तो कोई नहीं है। सही बात है, ठीक है। हाँ। तो ये कहानी है। थैंक यू सर ज्वाइनिंग अस। सो एक लास्ट सवाल, मैं एज अ होस्ट कैसा रहा? ये बेहतरीन थे आपके क्वेश्चंस, अच्छे थे, वेल रिसर्च क्वेश्चंस थे। थैंक यू सर। एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू विद यू। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, एकदम ऐसे लगा कि अपने सेट पे बैठा हूँ। इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। और सर एक बार आप बोल दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो बातचीत, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पे भाई करो, देखो, एंड ट्राई टू गेट गुड नॉलेज फ्रॉम these people. They are inviting good speakers, good guests, so try to get the good knowledge, क्योंकि ज्ञान ही आपको आगे विकसित करेगा।